नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी संविधान की एक सीरीज है जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा डिटेल में कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने आपके कॉन्सेप्ट थे उनको क्लियर किया, इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट तथ्य, इनसे जुड़े हुए आर्टिकल और अब तक भारत के कितने वाइस प्रेसिडेंट रहे और उनसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। आज की वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहां पर कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद होती है इसके बारे में यहां पर डिटेल में बात करेंगे। प्रधानमंत्री के पद को लेकर के क्वेश्चन आते हैं आपसे, उनको नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, इस तरीके से कौन से आर्टिकल इनसे जुड़े हैं, इनकी अवधि क्या है, अब तक कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं, कौन कौन राज्यसभा के सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बने और कौन कौन ऐसे पीएम हैं जो पीएम बनने से पहले सीएम थे, वो सारे तथ्य हम यहां पर देखेंगे। साथ में मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल क्या अंतर होता है, कौन कौन से अलग अलग टाइप के मंत्री होते हैं, उन सभी कंसेप्ट को यहां पर क्लियर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे पहले भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। यह हमने राष्ट्रपति वाले वीडियो में भी बात करी थी कि कार्यकारी का जो प्रमुख होता है वो कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का। जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किस में निहित होती हैं, ये प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, यानी देश का प्रमुख होता है, लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इस क्वेश्चन को यहां पर नोट कर लेना, इस लाइन को याद कर लेना। डायरेक्ट लक्ष्मीकांत जी की जो पॉलिटिक की आपकी बुक है वहां पर इसको दिया गया है, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को टिक कर देना। अगर पूछेगा राज्य का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, सरकार का प्रमुख कौन है, आप कहेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और कौन करता है? पहला क्वेश्चन तो आपका यही क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री को निर्वाचित नहीं, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी किसी के द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनको चुना नहीं जाता, इनको नियुक्त किया जाता है। कैसे होता है देखिए, संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। आर्टिकल 75 कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा गया है हमारे संविधान में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। तो यह है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से प्रावधान। मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है लोकसभा के अंदर। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है और जो भी दल सबसे बड़ा दल होता है लोकसभा के अंदर, चाहे सबसे बड़ा दल हो या सबसे बड़ा गठबंधन हो, उसके नेता को प्रधानमंत्री वो नियुक्त कर देता है। और जब ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तब ऐसी कंडीशन रखी जाती है कि 1 महीने के अंदर अंदर उस प्रधानमंत्री को अपना विश्वास मत हासिल करना होगा, यानी उसे साबित करना होगा कि उनके पास बहुमत है। बिल्कुल सिंपल भाषा में और टू द पॉइंट्स हमने यहां पर नोट्स बनाए हैं ताकि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन से आपके कई बार सवाल छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर वो बना देता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, कैसे होता है, कौन नियुक्त करता है, तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका डिटेल में क्लियर हो जाएगा। अगला आता है प्रधानमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री को शपथ उनके पद की और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रधानमंत्री की पदावधि। देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक पद से नहीं हटा सकता जब तक उसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त है। अब इन 2 लाइंस को आपने अच्छे से समझना है। पहला, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित नहीं है। हमारे संविधान में जनरली 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति के। ठीक है, और तीसरा पॉइंट,
कब तक राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री रहने देगा? तब तक रहने देगा जब तक उसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त है। यानी अगर हम सिर्फ एक लाइन की बात करें कि वो पद पर कब तक रहेगा, वो पद पे तब तक रहेगा जब तक उसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त है। बस आपने इस लाइन को याद करना है। बाकी सारी जो थ्योरी है वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। सिर्फ प्रधानमंत्री की पदावधि, लोकसभा का समर्थन, इस चीज को याद कर लीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर या निधन पर पूरी मंत्रिपरिषद भी बर्खास्त हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे तो मंत्रिपरिषद का क्या होगा? बनी रहेगी, बर्खास्त हो जाएगी, नया नेता चुनेगी, इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कारणवश अगर प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है, चाहे उनका निधन हो जाए या वो इस्तीफा दे दे, त्यागपत्र दे दें, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। वो कोई और काम नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक सांसद को मिलते हैं। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। तो ये उनकी पदावधि को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगला है प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनके कार्य। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। संविधान में प्रधानमंत्री के लिए अलग से शक्तियों का वहां पर उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई है संविधान में। उन सब शक्तियों का इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कुछ इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं उनकी, उनको देखिए। पहला है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या क्या पावर्स हैं पीएम के पास। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। पहला ही क्वेश्चन आपसे बनता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये सारी बातें। तो कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश पीएम ने की हो। यानी मंत्रिपरिषद बनेगी भी किसकी सिफारिशों पर? पीएम की सिफारिशों पर। कई बार हमने इस पॉइंट को देखा है। मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करना, उनमें फेरबदल करना, यह भी किसकी शक्ति है? प्रधानमंत्री की शक्ति है, ठीक है। अगला है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित, निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है। किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने व राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। अब देखिए, शक्ति किसकी है? मंत्री को नियुक्त करना या हटाना, यह शक्ति है राष्ट्रपति की। लेकिन उसका इस्तेमाल कौन कर सकता है? सिफारिश कौन करेगा? सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री। तो इसीलिए हमने ऊपर लिखा कि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल करता है। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने की, लोकसभा का विघटन करने की। तो ये मंत्रिपरिषद से जुड़ी हुई उनकी कुछ पावर्स हैं। यहां से क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? किसी मंत्री को बर्खास्त कैसे किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा। डायरेक्ट राष्ट्रपति किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या क्या शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की। देखिए, वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। कौन? भारत का प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद यानी राष्ट्रपति और संसद के बीच संवाद की कड़ी कौन होता है? तो आप कहेंगे पीएम होता है। वो राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। यानी जो इंपॉर्टेंट अधिकारी होते हैं, चाहे वो भारत के महान्यायवादी हो, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, इसके अलावा वित्त आयोग हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी हो, इनके अध्यक्ष सदस्य, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में ये दो शक्तियां हैं पीएम के पास। पहला, इंपॉर्टेंट अधिकारियों की नियुक्ति करवा सकते हैं राष्ट्रपति से, और दूसरा संवाद की कड़ी है। अगला है संसद के संदर्भ में क्या शक्तियां हैं पीएम की। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चाहे प्रधानमंत्री किसी भी सदन से आता हो, वो लोकसभा का नेता होगा, ठीक है। वह राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। कौन? प्रधानमंत्री। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। यह भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो संसद से जुड़ी हुई ये उनकी शक्तियां, इस सत्र को बुलाना, सत्रवसान करना राष्ट्रपति से कहकर प्रधानमंत्री करवा सकते हैं, लोकसभा को कभी भी विघटित करवा सकते हैं, और लोकसभा के नेता तो होते ही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अन्य इनकी शक्तियां हैं, जैसे
प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति है, उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जिनके अध्यक्ष पीएम होते हैं। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विदेश नीति में भी इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? पीएम का होता है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, उनका मुख्य होता है। जैसा हमने ऊपर देखा था कि सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। कौन? प्रधानमंत्री। तो ये सारी उनकी शक्तियां हैं, यानी राष्ट्रपति से लेकर के, संसद से लेकर के, विदेश नीति तक, इंपॉर्टेंट संस्थाओं की अध्यक्ष तक सारे के सारे अधिकार किसके पास हैं? प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री के पद को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन है जो पेपर में आ सकता है। भीमराव अंबेडकर ने कहा था, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वो प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। यानी अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के किसी अधिकारी की तुलना करनी है, किसी पद की तुलना करनी है, तो वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। किसने स्टेटमेंट कहा था? BR अंबेडकर ने। संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध, यहां से भी आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होगा। आपने देखा होगा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना पद ग्रहण करते हैं। कौन से आर्टिकल में यह कहा गया है? और आपको विकल्प दे देता है 75 के 1 में, 75 के 2 में, 75 के 3 में। इस तरीके से इनको भी हम डिटेल में यहां पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहला इन दोनों के बीच संबंध का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 74 है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह कहता है आर्टिकल 74 कि मंत्री परिषद होगी और इसका प्रमुख पीएम होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करेगा, यह भी कहता है आर्टिकल 74। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 75। देखिए, आर्टिकल 75 मंत्रियों से संबंधी अन्य प्रावधानों के बारे में बताता है। क्या क्या प्रावधान है उनको देखिए। सबसे पहला है आर्टिकल 75 का पहला पार्ट। यह कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। 75 का सेकंड पार्ट कहता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। यानी इनको हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन डायरेक्ट नहीं हटा सकता, पीएम की सलाह पर हटाएगा, वो अलग चीज है। लेकिन हटाते तो यही है, इसलिए उनके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 75 का चौथा पार्ट कहता है पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। तो शपथ किसमें है मंत्रिपरिषद की? 75 के चौथे भाग में है। और पांचवा पार्ट कहता है यदि ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। यह कहता है 75 का चौथा पार्ट। तो ये 75 वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम 74 और 75 को आगे भी कवर करेंगे मंत्री परिषद के संदर्भ में। इन 5 आर्टिकल्स को आपने याद करना है। इनसे एक एक लाइन के क्वेश्चन आपके बनते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहते हैं, मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, कौन कहता है, ये सारे आर्टिकल। एक और कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर कर लीजिए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सूचनाएं देने संबंधी कर्तव्य। आर्टिकल 78 हमने ऊपर एक लाइन देखी थी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है। राष्ट्रपति को सूचनाएं देने संबंधी सारे कर्तव्य किसके हैं? प्रधानमंत्री के। यह कहता है आर्टिकल 78। इस आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई भी सूचना मांग सकता है उनके निर्णयों से संबंधित, मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित, वो है 78। या प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को सूचनाएं देने संबंधी कर्तव्य किस में है? 78 में। ठीक है।
अब बात करेंगे भारत के अब तक के प्रधानमंत्रियों के बारे में। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 1947 से लेकर 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? अभी तक इन्हीं का रहा है। जवाहरलाल नेहरू 16 साल 9 महीने और 12 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे। सबसे लंबा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन है? भारत के पहले प्रधानमंत्री। नेहरू के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा। देखिए, जब नेहरू का निधन हुआ उसके बाद एक व्यवस्था करी गई कि जो वरिष्ठतम मंत्री होगा उसको कार्यवाहक मंत्री प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, और तब तक के लिए बना दिया जाएगा जब तक जो सत्ताधारी पार्टी है वो कोई दूसरा नेता न चुन ले। तो नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद जो वरिष्ठतम नेता थे उस समय गुलजारी लाल नंदा, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। मई 1964 से लेकर जून 1964 तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद कांग्रेस संसदीय दल का नेता लाल बहादुर शास्त्री को चुन लिया गया। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई। इनकी मृत्यु आप जानते हैं ताशकंद में हुई थी। तो भारत के बाहर किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु भी इनकी पद अवधि के दौरान हुई, इसीलिए फिर से वही फॉर्मूला अपनाया गया, जो वरिष्ठतम नेता है उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए कुछ समय के लिए। यह बनाया गया फिर से गुलजारी लाल नंदा। 2 बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे भारत के, ठीक है। फिर कुछ समय बाद इंदिरा गांधी को कांग्रेस का नेता चुन लिया गया। तीसरी प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। बहुत बार आता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। 1977 से लेकर 79 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, ठीक है। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी कौन है? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी कौन है? मोरारजी देसाई। तो 3 क्वेश्चन मोरारजी देसाई को लेकर बनते हैं। पहला, पहले गैर कांग्रेसी है। दूसरा, सबसे अधिक उम्र में बने यानी सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? यही थे, मोरारजी देसाई। और तीसरा, पीएम पद से इस्तीफा देने वाले भी पहले व्यक्ति यही थे, ठीक है। फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 1979 से लेकर 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, यानी इनके शासनकाल में काफी छोटा इनका शासनकाल था, इनको कभी अवसर नहीं मिला लोकसभा में बतौर प्रधानमंत्री आने का। तो क्वेश्चन आता है, लोकसभा का सामना न करने वाले पहले पीएम कौन थे? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। नाम याद रखना है, ठीक है। बहुमत इनको साबित करना था, उससे पहले ये साबित करते उससे पहले ही सरकार गिर गई। फिर आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1980 से लेकर 1984 के बीच में भारत की प्रधानमंत्री रही। 2 अलग अलग अवधियों में पीएम बनने वाली पहली व्यक्ति हैं इंदिरा गांधी। इससे पहले 66 से लेकर 77 तक रही, फिर 80 में वापस आई, 84 तक रही, ठीक है। फिर आते हैं छठे प्रधानमंत्री के तौर पे राजीव गांधी। 1984 से लेकर 1989 तक ये पीएम बने रहे। ये देश के सबसे युवा पीएम थे। सबसे उम्रदराज कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे युवा कौन है? राजीव गांधी। फिर आते हैं वीपी सिंह। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इनको लेकर के। वीपी सिंह 1989 से लेकर 1990 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री रहे। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए पहले पीएम कौन थे? आपसे क्वेश्चन आता है, आप कहेंगे वीपी सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था, लेकिन वो असफल रहे। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी कई बार अविश्वास प्रस्ताव आया, वो सारे असफल रहे। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए पहले पीएम कौन थे? वीपी सिंह थे। इसके बाद 8वें प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर। 1990 से लेकर 91 तक ये भारत के पीएम रहे। फिर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। 91 से लेकर 96 तक ये प्रधानमंत्री रहे। दक्षिण भारत से पीएम बनने वाले पहले व्यक्ति थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। फिर आते हैं 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 16 मई 1996 को पहली बार ये पीएम बने थे, 1 जून 1996 तक। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का है, मात्र 13 दिनों का।
अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 में बने थे 13 दिनों के लिए, उसके बाद 1998 में वापस से बने थे तो वो 13 महीनों के लिए बने थे। उसके बाद 1999 में दोबारा बने सीधा 2004 तक के लिए, पूरे 5 साल के लिए। तो जो पहली बार ये बने तो सबसे छोटा कार्यकाल है 13 दिन का। फिर आते हैं 11वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा। 1996 से 97 के बीच में ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। पद ग्रहण करते समय ये विधानसभा के सदस्य थे, यानी जब ये प्रधानमंत्री बने उस समय ये एक विधायक थे। ठीक है, उसके बाद में ये सांसद बने। लेकिन क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री बनते समय इनमें से कौन विधानसभा का सदस्य था, तो वो थे एच.डी. देवेगौड़ा। फिर आते हैं आई के गुजराल, 97 से लेकर 98 तक रहे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी वापस आते हैं, 1998 से लेकर 2004 तक रहे। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 14 तक। और फिर आते हैं 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर अभी तक। ठीक है, तो 14 व्यक्ति ऐसे हुए हैं अभी तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर हम क्रम वाइज गणना करें, यानी इंदिरा गांधी 2 बार रही, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार रहे, तो इस प्रकार वर्तमान में 18वां नंबर चल रहा है प्रधानमंत्री का। लेकिन व्यक्ति पूछेगा कौन से नंबर के कौन से व्यक्ति हैं, तो अभी तक मात्र 14 व्यक्ति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, और एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने पूरी टेबल देखी, टेबल के माध्यम से जो जो फैक्ट्स थे उनको कवर करने का प्रयास किया। अब बात करते हैं वे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए पीएम बने। तो राज्यसभा से पीएम बनने वाले थे 3 प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी जब पहली बार बनी वो राज्यसभा की मेंबर थी। दूसरे एच.डी. देवेगौड़ा, ये भी राज्यसभा के ही सांसद थे और प्रधानमंत्री थे। और तीसरे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2004 से लेकर 2014 तक ये भी राज्यसभा के सदस्य रहे थे और प्रधानमंत्री रहे। इन 3 के अलावा जितने प्रधानमंत्री रहे सबके सब लोकसभा के मेंबर्स थे। ठीक है, ज्यादातर जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा से ही आता है, सिर्फ इन 3 को छोड़ करके। जब इंदिरा गांधी दूसरी बार बनी प्रधानमंत्री वो लोकसभा से ही बनी, लेकिन पहली बार वो राज्यसभा की थी, एच.डी. देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह। ठीक है, इन 3 का नाम। अब बात करेंगे वे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहे। अभी तक हमने कहा 14 व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। इन 14 में से सिर्फ 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो पीएम बनने से पहले सीएम भी रह चुके थे। पहले हैं मोरारजी देसाई, ये बंबई के मुख्यमंत्री रहे थे। दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 2 बार। तीसरे हैं वीपी सिंह, ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे। चौथे पीवी नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। 5वें एच.डी. देवेगौड़ा, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। और छठे और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। यहां से भी क्वेश्चन आता है, बताइए इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री पूर्व में मुख्यमंत्री भी था। तो 14 में से सिर्फ 6 के नाम आपने याद करने हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, उनकी शक्तियां, उनके अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे सबको हमने देखा। अब हम मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद, आर्टिकल 74-75 को हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था, अब थोड़ा और डिटेल में इनको देखेंगे। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। कौन सा आर्टिकल है? 74। और इसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होगी। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेगा। 74 वाला तो आपका लगभग सेम है जो हमने ऊपर देखा, और जो यहां पर है मंत्री परिषद के संदर्भ में। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। इसे हमने राष्ट्रपति वाले वीडियो में भी देखा था। आर्टिकल 75 कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान करता है मंत्री परिषद के बारे में। ऊपर हमने प्रधानमंत्री के संदर्भ में देखा, मंत्री परिषद के भी बारे में देखा कौन कौन से पार्ट हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो 75 में हैं। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ठीक है, क्या क्या उपबंध है? पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मंत्री परिषद जो होगी उसके सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के पीएम सहित 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अधिकतम कितने मंत्री आप बना सकते हैं? लोकसभा के टोटल मेंबर के 15%, पीएम सहित। ठीक है, इसके लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 में। यानी मंत्री परिषद को जो आकार सीमित किया गया 15%, कब किया गया? 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है, उसी के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। सिंपल सी बात है, ऊपर हमने एक एक आर्टिकल को देखा। संसद सदस्य न होने की स्थिति में नियुक्त किए गए मंत्री को 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना होगा, इसको भी देखा।
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और यदि लोकसभा में किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि अगर मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नहीं, किसी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए थे, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्री को बर्खास्त किया जाएगा, इस तरीके से। ध्यान रखना, अगर किसी मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा, ठीक है। या अगर जो धन विधेयक है, धन विधेयक अगर लोकसभा से पारित नहीं हो पाता, वहां पर गिर जाता है, तो भी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा, ठीक है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मंत्रियों का वेतन कौन निर्धारित करता है, संसद। अगला आर्टिकल है आर्टिकल्स 88। ये सदन में मंत्रियों के अधिकार के बारे में बताता है कि क्या क्या अधिकार इनको है। मंत्रियों को किसी भी सदन की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, वो सब चीजें किसमें है, 88 में। मंत्रिपरिषद की संरचना, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद में सामान्यतः मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब इन तीनों के बारे में देखेंगे। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय या विभाग के प्रमुख होते हैं। जो 3 मंत्री हमने बात करें, उनमें सर्वोच्च कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री। इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर बनती है मंत्रिपरिषद, और सिर्फ कैबिनेट मंत्री और पीएम को मिलाकर बनती है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में यह अंतर है बेसिक। आगे हम और डिटेल में इनके अंतर को देखेंगे। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। महत्वपूर्ण मंत्रालय कैबिनेट मंत्रियों के ही पास होते हैं। जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय किसके पास होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास। शासन संबंधी इंपॉर्टेंट जो निर्णय लेते हैं वो भी यही लेते हैं, कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, या सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। तो ध्यान रखना, कैबिनेट और प्रधानमंत्री को मिलाकर बनती है मंत्रिमंडल। दूसरे कैटेगरी है राज्य मंत्रियों की। राज्य मंत्रियों को मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या उन्हें कैबिनेट मंत्री के सहयोगी बनाया जा सकता है। यानी राज्य मंत्री के अंतर्गत या तो उनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाएगा या किसी कैबिनेट मंत्री का सहयोगी बना दिया जाएगा। तो जो मंत्री या तो स्वतंत्र प्रभार किसी को दे दिया जाए या सहयोगी बना दिया जाए, उन्हें राज्य मंत्री कहा जाता है। और तीसरे आते हैं उपमंत्री। उपमंत्री होते हैं वे जो विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो प्रशासनिक कार्यों के लिए जिनको मंत्री बनाया जाएगा वे उपमंत्री कहलाते हैं। ये स्वतंत्र प्रभार वाले और कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। तो वरीयता क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, फिर आपके राज्य मंत्री और फिर आपके उपमंत्री। इन 3 के अलावा मंत्रियों की एक और श्रेणी होती है जिसे संसदीय सचिव कहा जाता है। यह भी मंत्रियों की एक श्रेणी है, चौथी श्रेणी इसको कहा जाता है। ये विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसीलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है। इनको भी मंत्री ही माना जाता है जो संसदीय सचिव होते हैं। लेकिन क्योंकि 2003 के तहत लिमिट लगाई गई है, 15% से ज्यादा आप मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं कर सकते, इसीलिए जो संसदीय सचिव होते हैं जिनको मंत्री का दर्जा प्राप्त है, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जाता। मंत्रिपरिषद में सिर्फ 3 श्रेणियों को ही शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये थी मंत्रिपरिषद की संरचना, हमने एक एक श्रेणी को देखा। इसके अलावा एक और शब्द आता है किचन कैबिनेट, या जिसे आंतरिक कैबिनेट भी कहते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की एक आंतरिक कैबिनेट भी होती है। इसमें 15 से 20 इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट से थोड़ा सा अलग है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं, किसमें, मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल थोड़ा सा अलग है। यह है किचन कैबिनेट जिसको कहते हैं, यानी आंतरिक कैबिनेट। इसमें क्या होता है देखिए, यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का केंद्र बिंदु होता है। जो मंत्रिमंडल होता है, जैसा हमने कहा, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं। जो आंतरिक कैबिनेट होती है पीएम की, इसमें कैबिनेट मंत्री के अलावा पीएम के जो विश्वसनीय सदस्य मित्र होते हैं, उनके पारिवारिक सदस्य होते हैं, उनको भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट कहते हैं। यह भी एक श्रेणी है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। मंत्रिमंडल और आंतरिक कैबिनेट में क्या अंतर है। मंत्रिमंडल में पारिवारिक सदस्य नहीं होते, इसमें हो सकते हैं, ठीक है।
अब बात करेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। ठीक है, अभी हमने मंत्रिपरिषद को देखा, मंत्रिमंडल के बारे में बात करी, अब इनमें अंतर क्या है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीनों श्रेणियों को शामिल किया जाता है, यानी जो आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, तीनों की श्रेणियों को शामिल करते हैं मंत्रिपरिषद में। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, अतः कह सकते हैं मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। यानी मान लीजिए पूरी आपकी मंत्रिपरिषद है और इसी का एक पार्ट है जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है, कई बार तो क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से बड़ा विभाग कौन है, आप कहेंगे मंत्रिपरिषद, इसमें तीनों श्रेणी के मंत्री हैं। मंत्रिमंडल इसका एक पार्ट है छोटा सा, जिसमें कैबिनेट मंत्री और पीएम शामिल हैं। दूसरा है मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी को लागू करती है। यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन उस उत्तरदायी को कौन निर्वहन करता है, मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा होता है। बड़ा निकाय यहां पर मंत्रिपरिषद है, लेकिन मंत्रिपरिषद क्या काम करेगी, क्या उनका एजेंडा होगा, क्या वो नीति निर्धारित करेगी, ये सब डिसाइड कौन करता है, छोटा निकाय मंत्रिमंडल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। मंत्रिपरिषद का संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में विस्तृत वर्णन किया गया है। ऊपर हमने दो बार इन आर्टिकल्स को देखा, एक बार प्रधानमंत्री के साथ, एक बार मंत्रिपरिषद के साथ। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख तो संविधान में है, ये एक संवैधानिक निकाय है। मंत्रिमंडल की बात करें, संविधान के मूल भाग में मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। हमारे पूरे संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख सिर्फ एक जगह पर किया गया है और इसे 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसे जोड़ा गया है आर्टिकल 352 में, जहां पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करेंगे। मंत्रिमंडल की क्या क्या शक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है मंत्रिमंडल। कार्यपालिका यानी जो मंत्रिपरिषद है, ऊपर हमने देखा था ना, मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण कौन कर रहा है, मंत्रिमंडल कर रहा है। तो मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका पर कंट्रोल करता है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है, उसकी सिफारिश भी मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये थे आपकी मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, उन सबको हमने देखा। एक छोटा सा और यहां पर सेगमेंट है मंत्रिमंडल सचिवालय। इसको लेकर भी सवाल आ जाते हैं, ये किसके अधीन काम करता है, इसका प्रमुख कौन होता है और इसका काम आखिर है क्या। देखिए, जो मंत्रिमंडल सचिवालय होता है, यह प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिवालय। इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है, इसको ध्यान रखना। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची करता है। जो मंत्रिमंडल सचिवालय है, मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्य सूची यानी जो एजेंडा सूची होती है, क्या क्या काम किए जाएंगे, उनको तैयार करता है। और विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम भी कौन करता है, मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन आज के वीडियो में हमने पीएम से संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित, मंत्रिमंडल से संबंधित एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिटेल में और सिंपल और सरल भाषा में कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।